आज हम जिस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो है 2013 में आई हुई एस्केप प्लान। इस मूवी में मेरे दो फेवरेट एक्टर लीड रोल में हैं। एक है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और दूसरा है सिल्वेस्टर स्टेलोन। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक कैदी दुनिया के सबसे सिक्योर जेल से भाग निकलता है। और इस मूवी की खासियत ये है कि हर 15 मिनट में इसमें एक अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री रिवील होती है, जिससे हमारी रुचि इस मूवी में बनी रहती है और हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा और कैसे हुआ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक जेल देखते हैं। वहाँ हमारा हीरो रे ब्रेसलिन बंद होता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, कल तुम पर हमला होने वाला है, संभल कर रहना। ये उसे उसके बाजू वाला कैदी बताता है। दूसरे दिन उस पर दो लोग चाकू से हमला करते हैं, लेकिन रे उन दोनों पर ही भारी पड़ जाता है। गार्ड जाकर उसे पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर उसे काल कोठरी में डाला जाता है। रे को सुबह अलग काल कोठरी में डालते हैं और रात को अलग काल कोठरी में। सुबह वाली काल कोठरी का दरवाजा खोलने के लिए कीपैड पर पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। गार्ड रे को दीवार की तरफ खड़ा करके उसके पैर की बेड़ियां खोलता है। फिर रे को दूसरी तरफ घुमा के कीपैड पर पासवर्ड टाइप करके काल कोठरी का दरवाजा खोलता है। गार्ड के पासवर्ड टाइप करने तक रे सामने सीसीटीवी मॉनिटर कर रहे गार्ड को देखता है। उस गार्ड के हाथ में सिगरेट का पैकेट होता है। दरवाजा खुलने के बाद रे अंदर जाता है। डोर बंद होने के बाद उस दरवाजे में एक खिड़की होती है। गार्ड वो खिड़की खोलता है। रे उस खिड़की से हाथ बाहर निकालता है। गार्ड उसकी हाथ की हथकड़ी खोलकर खिड़की बंद कर देता है। रे को बंद करने के बाद वो गार्ड और सीसीटीवी मॉनिटर कर रहा गार्ड सिगरेट पीने बाहर जाते हैं। फिर रात में गार्ड रे को निकालकर दूसरी काल कोठरी में डालता है। रात वाली काल कोठरी में रे टिश्यू पेपर के छोटे छोटे बॉल बना के उससे एक बड़ा बॉल बनाता है और उसे वही कबोर्ड के पीछे छिपा देता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। रे को बंद करना, फिर दोनों गार्ड्स का सिगरेट पीने जाना, रात में उसे दूसरी काल कोठरी में डालना। फिर एक दिन हथकड़ी खोलने के बाद रे गार्ड को वापस बुलाता है और उससे पूछता है समय क्या हुआ। गार्ड उसे समय बताता है 3:55 और दूसरे गार्ड के साथ जैसे ही वो रोज करता था सिगरेट पीने के लिए बाहर चले जाता है। फिर जेल के सामने एक कार आती है। उसमें से एक लड़की उतरकर थोड़ी दूर जाकर कार को ब्लास्ट कर देती है। ब्लास्ट होते ही स्मोक कर रहे गार्ड नीचे भागते हैं और मॉनिटर चेक करते हैं। सब कैदी अपने अपने सेल में होते हैं। अब तक जेल में अफरा तफरी मच चुकी होती है। उस कार को बुझाने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। उसमें से एक फायर फाइटर निकल कर दूसरी कार में बैठ जाता है। वही जेल में गार्ड्स को ऑर्डर मिलता है कि सारे कैदियों को काल कोठरी से निकाल कर अपने अपने सेल में डाला जाए। जैसे ही गार्ड रे की काल कोठरी का दरवाजा खोलता है, रे वहाँ नहीं होता। फिर हम जेल से दूर रे को कार में फायर फाइटर का ड्रेस उतारते हुए देखते हैं। उस कार में उसके दोस्त गेल और हर्ष होते हैं। फिर वो दोनों रे को टेलीफोन बूथ के सामने उतार कर उसे एक कॉइन देकर वहाँ से चले जाते हैं। रे को टेलीफोन बूथ की तरफ जाते हुए पुलिस देख लेती है और टेलीफोन बूथ को चारों तरफ से घेर लेती है। रे टेलीफोन में कॉइन डालकर एक नंबर डायल करता है और कहता है इट्स शो टाइम और बाहर आ जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है और पुलिस वालों को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। फिर रे को वापस जेल ले जाया जाता है। रे वापस जेल में आता है। वहाँ वार्डन आके कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेस्टर कहता है मैं बीएनएस सिक्योरिटी का सीईओ हूँ। हमें एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंपनी है। हमें फेडरल प्रिजनर ने काम पर रखा था ताकि उनकी मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेलों की सफलता जांची जा सके। यह है मेरे पार्टनर रे ब्रेसलिन। रे को पिछले 7 सालों में कई जेलों में डाला गया है उन जेलों की सिक्योरिटी जांचने को। और जाहिर है आपकी जेल 100% एस्केप प्रूफ नहीं थी। रे आराम से वहाँ से निकल भागा। वार्डन कहता है ठीक है समझ गया, लेकिन ये बताओ तुमने किया कैसे। तो रे बताना शुरू करता है। जेल से भागने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक जेल का लेआउट, रूटीन और बाहर वाले की मदद। एक बार लेआउट समझ में आ जाए तो कमजोरी साफ नजर आती है। गवर्नमेंट के $17 मिलियन खर्च हुए इस जेल को बनाने में। ये एक अत्याधुनिक जेल है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, ये फायर गैरेज के बगल में है। पहले मुझे काल कोठरी में जाने की जरूरत थी, इसलिए मैंने झगड़ा किया। जब मैं अंदर गया तो देखा तुम्हारे पास स्टाफ की कमी थी। फेडरल गाइडलाइन का सुझाव है कि काल कोठरी के बाहर 4 गार्ड होने चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही थे। गार्ड्स का रूटीन जानना अगला कदम था। मुझे बंद करने के बाद तुम्हारे दोनों गार्ड स्मोक ब्रेक लेते थे। हर दिन 7 मिनट तक मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं होती। एक बार मैं रूटीन जान गया, फिर बस मुझे दिन चुनना था और फ्रंट गेट पर ध्यान भटकाना था, जिसके लिए मैंने अपनी टीम को एक लेटर लिखा जिसमें हिडन मैसेज में आज का दिन और समय था, ठीक 4 बजे। वार्डन पूछता है ये सारे वक्त तुम एक जेल के अंदर थे। काल कोठरी का दरवाजा खोलने के लिए तुम्हारे पास एक पासवर्ड होना चाहिए। रे जवाब देता है खाने में तुम जो चॉकलेट मिल्क देते हो उसके अंदर एक पतली लेमिनेट की परत होती है। मेरे पैरों की बेड़ियां खोलते वक्त मैंने उसे कीपैड पर लगा दिया और शाम को उसे निकाल लिया। उससे मुझे पता चल गया कि कौन से 4 नंबर दबाए गए हैं। फिर बस मुझे उन नंबर में से पासवर्ड डिकोड करना था। कीपैड तक पहुंचने के लिए मैंने खिड़की के लॉक होल में टिश्यू डाल दिए, जिससे खिड़की लॉक ही नहीं हुई। मुझे बंद करने के बाद तुम्हारे दोनों गार्ड्स ने स्मोक ब्रेक ली, जैसा वो रोज करते थे। मैंने खिड़की खोली, कीपैड पे पासवर्ड टाइप किया और अपना दरवाजा खोल लिया।
बाहर निकलने के बाद मैंने कंप्यूटर में इतनी कैलकुलेटर का रिवर्स वीडियो चलाना शुरू कर दिया। ये करने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 मिनट थे। फिर मैं डक के रास्ते से होकर फायर गैरेज पहुंच गया। वहाँ पे फायर फाइटर का ड्रेस पहनकर मैं फायर ब्रिगेड के गाड़ी के नीचे छुप गया। ठीक 4 बजे मेरी टीम ने जेल के बाहर गाड़ी में ब्लास्ट किया, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने के बाद मैं वहाँ से निकला और अपनी टीम की गाड़ी में बैठकर जेल से दूर निकल गया। ये सुनकर वार्डन गुस्सा करने लगता है। लेस्टर कहता है, इसे तुम पर्सनली मत लो। रे को अब तक 14 जेलों में डाला जा चुका है और वो उन सब जेलों से भाग चुका है। अगले सीन में रे से मिलने के लिए एक CIA एजेंट आती है। वो रे और उसकी लिखी किताब की तारीफ करते हैं। लेस्टर कहता है, इनकी बात सुन लो, इन्हें मैंने खुद बुलाया है। CIA वकील कहती है, एजेंसी एक जेल पर काम कर रही है जिसमें ऐसे मुजरिमों को रखा जाता है जिन्हें कोई भी देश अपने जेलों में नहीं चाहती। लेकिन जो लोग इस जेल में पैसा लगा रहे हैं वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये जेल 100% फुल प्रूफ है। ये जेल प्राइवेट पैसों से बनी है, इसलिए ऑफिशियली ये किसी भी देश की नहीं है। गेल कहती है, ये जेल पब्लिक की जानकारी भी नहीं है, इसमें कोई ट्रायल नहीं है, कोई सजा नहीं है, लोग बस ऐसे ही गायब हो जाते हैं और तुम चाहती हो कि रे उस जेल में जाए। तभी बीच में लेस्टर बोलता है, इन लोगों ने तुम्हारी फीस से डबल ऑफर की है। रे कहता है, तुम्हें ये पसंद है? लेस्टर कहता है, देखो मैं पैसों से मतलब रखता हूँ और तुम्हें अब तक जितनी भी जेलों में डाला है तुमने वो सब जेलें तोड़ी है। फाइनेंशियली रूप से ये मुझे बहुत पसंद है। रे कहता है, कोई गाइडलाइंस? लेस्टर कहता है, पहले ही जैसा, फर्जी नाम, फर्जी इल्जाम, जेल के अंदर तुम्हारा कॉन्टेक्ट, इवैक्यूएशन कोड। CIA की वकील कहती है, बस एक चेंज है, इस जेल की सिक्योरिटी पूरी तरह चेक करने के लिए जरूरी है कि आप में से किसी को भी इस जेल की लोकेशन ना पता हो। इससे कोई प्रॉब्लम होगी? गेल शॉक होकर कहती है, हाँ इससे बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। लेकिन रे थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर देता है। गेल रे के फैसले से खुश नजर नहीं आती। फिर हम लॉस एंजलिस की एक बस्ती का सीन देखते हैं। वहाँ एक घर में रे और उसकी टीम होती है। गेल कहती है, मुझे ये पसंद नहीं, तुम अपनी ही गाइडलाइन के खिलाफ जा रहे हो। रे पूछता है, मेरी प्रोफाइल? गेल कहती है, एंटोनी पोर्टोस, जिसके ऊपर पिछले 10 सालों में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में किए गए बम ब्लास्ट के इल्जाम है। रे पूछता है, वहाँ मेरा कॉन्टेक्ट? हर्ष कहता है, वहाँ का वार्डन मार्शल। रे पूछता है, इवैक्यूएशन कोड? रे को हर्ष उसका इवैक्यूएशन कोड बताता है। इवैक्यूएशन कोड वो होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या रे जेल से ना भाग सके तो ये वार्डन को बताकर वो बाहर निकल सकता है। गेल कहती है, इसे GPS इंजेक्ट करो। रे मना करता है। गेल कहती है, तुम्हें क्या लगता है इसके बिना मैं तुम्हें जाने दूंगी? रे अपनी टीम से अलविदा लेकर रोड के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी टीम उसके ऊपर GPS से नजर रख रही होती है। कुछ ही समय में वहाँ एक काली वैन आती है और उसमें के लोग रे को किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं। वैन में ही वो रे का GPS निकालकर उसे तोड़ देते हैं, जिससे उसकी टीम का सिग्नल उससे टूट जाता है। फिर वो रे को बेहोश कर देते हैं। रे को होश आता है तो वो एक प्लेन में होता है। वहाँ एक गार्ड एक दूसरे आदमी को मारकर प्लेन से नीचे फेंक देता है और रे को होश में आता देख उसे वापस बेहोश कर देता है। रे को फिर से होश आता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं ले जाया जा रहा होता है और जब उसकी आंखों की पट्टी हटाई जाती है तो वो यहाँ होता है। इस जेल के पूरे सेल कांच के बने होते हैं और कैदियों के ऊपर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाती है। रे अपने चारों तरफ देखता है। वहाँ कुछ गार्ड्स होते हैं। वह गार्ड्स एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं और सबके चेहरों पर एक जैसा ही मास्क लगा होता है। इससे समझ में नहीं आता कि कौन सा आदमी है, सब एक जैसे ही लगते हैं। फिर से रे को कहीं ले जाया जाता है। उसकी आंखों की पट्टी हटाई जाती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो कहता है, मिस्टर पोर्टोस, वेलकम है तुम्हारा इस जेल में। मैं हूँ वार्डन हॉब्स। रे पूछता है, वार्डन मार्शल कहाँ है? हॉब्स कहता है, यहाँ कोई वार्डन मार्शल नहीं है और कहता है इंटरव्यू खत्म हुआ और जाने लगता है। रे कहता है, मेरा इवैक्यूएशन कोड है 31205। हॉब्स पलटता है और कहता है, इवैक्यूएशन कोड? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक कोड दोगे और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? ऐसा नहीं होगा, अब तुम यही रहोगे, अब तुम मेरे हवाले हो। और जाने लगता है। रे चिल्लाता रह जाता है। वही हर्ष और गेल रे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रे के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जेल में ब्रेक टाइम आने पर पूरे सेल के दरवाजे खुलते हैं। सब कैदी निकल कर कहीं जाने लगते हैं, लेकिन रे अपने सेल में ही होता है। मॉनिटर में देखकर हॉब्स माइक में कहता है, पोर्टोस बाहर निकलो। हॉब्स की आवाज एक और कैदी सुनता है। सब कैदी कहीं जा रहे होते हैं। रे भी चारों तरफ देखते हैं, उनके साथ चल रहा होता है। चारों तरफ एक ही जैसे दिखने वाले गार्ड्स होते हैं। रे जहाँ पहुँचता है वो एक बहुत बड़ा कॉरिडोर होता है जहाँ बाकी कैदी भी होते हैं। तभी कुछ कैदी रे को धमकाने आते हैं। रे उनमें से एक कैदी को पंच मार देता है। जैसे बाकी लोग उसे मारने आते हैं वैसे ही पीछे से आवाज आती है, पीछे हटो। वो सब पीछे हट जाते हैं। वो होता है हमारा टर्मिनेटर अर्नोल्ड। वो आगे आता है, हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, पोर्टोस, मैं हूँ एमुअल रोटमायर। रे कहता है, इस वक्त मैं हाथ मिलाने के मूड में नहीं हूँ। रोटमायर कहता है, तुम्हारा नाम पोर्टोस बहुत अच्छा है, क्यों आए हो यहाँ? रे कहता है, तुम क्यों जानना चाहते हो? रोटमायर कहता है, मैं एक आदमी के लिए सिक्योरिटी में काम करता था, उसका नाम है विक्टर मैनहैन। तुमने नाम सुना है? रे कहता है, सोचने दो, नहीं सुना। रोटमायर कहता है, वो आज के जमाने का रॉबिन हुड है। वो अमीरों से लूट कर गरीबों में बांट देता है।
ये मुझसे उसका पता जानना चाहते हैं, लेकिन रे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। रॉटमायर कहता है तुम मरना मत। रे कहता है तुम कहते हो तो नहीं मरूंगा। रॉटमायर कहता है पिछली बार लड़ाई में यहाँ एक आदमी मारा गया था, उन्होंने 3 दिन तक उसकी लाश को यही सड़ने दिया, और वहाँ से चला जाता है। सोने के समय भी रे अपने सेल के चारों तरफ देख रहा होता है, और ऐसा करते हुए उसे रॉटमायर देख रहा होता है। दूसरे दिन कॉरिडोर में रॉटमायर रे को आवाज लगाता है। वही कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। रॉटमायर पूछता है तुम पहले भी कभी जेल आए हो? रे कहता है तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? रॉटमायर कहता है मैं ऐसे ही चीजें सीखता हूँ। रे कहता है सीखने का नया तरीका ढूंढ लो। रॉटमायर कहता है कुछ एहसान चाहिए हो तो बताना। रे कॉरिडोर के चारों तरफ ध्यान से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये जेल इतनी सिक्योर कैसे है। तभी हम हॉब्स के टेबल का सीन देखते हैं। वहाँ रे की लिखी हुई बुक रखी होती है। तब हमें समझ में आता है कि इस जेल को बनाने के लिए रे की बुक का इस्तेमाल किया गया है। एक तरीके से रे अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद है। सीन रे की तरफ शिफ्ट होता है। रॉटमायर रे के पास आता है और कहता है जिसे कोई दिलचस्पी नहीं है वो काफी ताक झाक कर रहा है, क्या जानना चाहते हो? रे कहता है मैं उस आइसोलेशन एरिया में जाना चाहता हूँ। रॉटमायर कहता है नहीं, वहाँ तुम नहीं जाना चाहोगे। रे कहता है मैं जाना चाहता हूँ, तुम्हारा एहसान करने का समय आ गया। रॉटमायर कहता है ओके, और रे को एक जोरदार पंच मारता है। रे कहता है ये एहसान है? रॉटमायर कहता है कभी कभी एहसान तकलीफ देते हैं, और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उन्हें लड़ता देख हॉब्स ऑर्डर देता है उन्हें ले जाओ, और गार्ड उन्हें पकड़कर आइसोलेशन एरिया में डाल देते हैं। आइसोलेशन एरिया इस जेल की कालकोठरी होती है, लेकिन वहाँ अंधेरा नहीं होता। वह एक स्टील का बॉक्स होता है, उसमें हाई पावर के लाइट जलाए जाते हैं, जिससे बॉक्स में बहुत गर्मी बढ़ जाती है। उसमें कैदियों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगे होते हैं। हॉब्स उन कैमरों के जरिए उन्हें देख रहा होता है। रे बॉक्स के चारों तरफ देखता है। रे को बॉक्स के फ्लोर पे स्टील की प्लेट लगी दिखती है। थोड़ी देर बाद रे को चेक करने के लिए वहाँ डॉक्टर आता है। रे डॉक्टर से पूछता है ऐसी जगह डॉक्टर कैसे काम कर सकता है? तो वो कहता है डॉक्टर जगह देखकर काम नहीं करते। रे कहता है ये जगह कहाँ पर है? तो डॉक्टर इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी डॉक्टर को गार्ड्स आवाज लगाता है। गार्ड्स पूछता है उसने तुमसे क्या कहा? डॉक्टर कहता है वो अपने डिहाइड्रेशन के बारे में पूछ रहा था। रे उन दोनों की बात सुन लेता है, और रे को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर अच्छा इंसान है। हम लेस्टर के ऑफिस का सीन देखते हैं। गेल कहती है उन्हें पता था कि रे को जीपीएस से टैग किया गया है। लेस्टर कहता है ऑफ कोर्स उन्हें पता था, तुम जानती हो ना ये कौन लोग हैं, वो इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? हर्ष उस पर चिल्लाता है और कहता है वो सीआईए वाले को बुलाओ। गेल उसे रोकती है। लेस्टर कहता है ठीक है मैं कॉल करूंगा, और गेल को कहता है हर्ष को मुझसे दूर रखना। वो हर्ष से डर जाता है। हमें समझ में आता है कि लेस्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं है रे को बाहर निकालने में। एक कॉरिडोर में रॉटमायर रे से कहता है बॉक्स में तुम्हें वो मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी? रे कुछ जवाब नहीं देता। रॉटमायर कहता है यहाँ आने से पहले तुम क्या करते थे पोर्टेस? तुम हमेशा रूम जांचते रहते हो, यहाँ वहाँ देखते रहते हो। रे कहता है तुम जानना चाहते मैं कौन हूँ? उससे पहले मुझे एक एहसान और चाहिए। रॉटमायर कहता है बोलो अब क्या एहसान चाहिए? रे कहता है मुझे एक लोहे का टुकड़ा चाहिए, 3 इंच चौड़ा, राउंड, स्मूथ। रॉटमायर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी दुकान गया और खरीद कर लाया। रे कहता है अगर से लोहे का टुकड़ा मिल जाए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये बात सुनकर रॉटमायर वहाँ खड़े एक गार्ड से कहता है हॉब्स से कहना कि मुझे बात करनी है। फिर रॉटमायर को हॉब्स के पास ले जाया जाता है। हॉब्स कहता है तुम्हारे पास 10 सेकंड है। रॉटमायर कहता है मुझे एक पेन और पेपर चाहिए, मैं वो नक्शा बना सकता हूँ जहाँ पे तुम्हें विक्टर मैनहन मिल सकता है। रॉटमायर नक्शा बनाना शुरू करता है, और वही हॉब्स अपना काउंट कर रहा होता है। 10 सेकंड पूरे होने पर रॉटमायर ये बनाता है। रॉटमायर कहता है मैं डिजाइन में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ये बात गलत होती है, इससे अच्छी वहाँ की डिजाइन तो मैं भी नहीं बना सकता। ये देखकर हॉब्स को गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है। वो रॉटमायर को पकड़कर जमीन पे लिटाते हैं और एक पानी का पाइप लेकर उसके मुंह में लगाकर चालू कर देते हैं, और थोड़ी देर तक उसे वैसे ही रखते हैं। पानी का पाइप हटाने पर रॉटमायर कोई हरकत नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर में वो खांसते हुए उठता है और फौरन ही टेबल के नीचे जाकर वहाँ एक लोहे का ढक्कन होता है, उसे पकड़ लेता है। गार्ड उसे पकड़ के ऊपर खींचते हैं तो वो लोहे का ढक्कन रॉटमायर के हाथ में आ जाता है। हॉब्स रॉटमायर को वापस भिजा देता है। तो दोस्तों यहाँ रॉटमायर को कैसे पता चला कि वहाँ लोहे का ढक्कन है? क्योंकि रॉटमायर को इसके पहले भी कई बार यहाँ पूछताछ के लिए लाया जाता है, इसीलिए उसे पता होता है कि वहाँ पे एक लोहे का ढक्कन लगा हुआ है। वो ढक्कन लाकर रॉटमायर रे को देता है और कहता है अब बताओ। तो रे बताना शुरू करता है जेल तोड़कर भागना मेरा पेशा है, मैं ये 7 साल से करता आ रहा हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजनर के लिए। मेरे ख्याल से हॉब्स ने मेरे रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया इस जगह को अनब्रेकेबल बनाने के लिए। कोई इस जेल को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन ये एक सेटअप निकला। वो मुझे यही मारना चाहते हैं, पता नहीं कौन, लेकिन मैं जानकर रहूंगा। रे कहता है तुम्हें वापस उस बॉक्स में जाना पड़ेगा। रॉटमायर कहता है किसी भी कीमत पर नहीं। रे कहता है यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो ना? रॉटमायर कहता है ठीक है मैं ये करूंगा, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रे रॉटमायर को कहता है सफल जेल तोड़ 3 चीजों पर निर्भर होती है, लेआउट, रूटीन और बाहर की मदद। रॉटमायर कहता है लेकिन ये सब तो उन्होंने छीन लिए।
रे कहता है फिलहाल। रे कहता है ये आर्किटेक्चर वर्टिकल है, यह हर चीज बड़े बड़े बॉक्स में बनी हुई है। मेरा सबसे बढ़िया अंदाजा ये है कि उन्होंने ये अंडरग्राउंड बनाया है, बड़ी बड़ी खाड़ियों कुदरती गुफाओं के बीच में। मेरे हिसाब से उन बॉक्स के नीचे कुछ है, शायद नाली है। अगर मैं उसमें जा सका तो मैं पता लगा सकता हूँ कि हम कहाँ पर हैं। उसके बाद आगे क्या करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। रॉटमार कहता है मान भी लेके तुम सही हो तो तुम उस स्टील को कैसे काटोगे? रे कहता है मैं नहीं काटूंगा, ये जगह समुद्र के पास है, हवा में नमी है। जिसने भी ये जेल बनाई है उसने एल्यूमिनियम रिबिट्स इस्तेमाल की है स्टील के पैनल को जकड़ने के लिए। स्टील कुछ समय बाद जंग पकड़ लेता है। हम यहाँ अप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड हीट को। रॉटमार कहता है कॉन्सेंट्रेटेड हीट, ये क्या है? रे कहता है तुमने जो लोहे का टुकड़ा लाके दिया है उसे टूथपेस्ट से पॉलिश करने के बाद उन लाइट के सामने रखने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील 0.3 क्यूबिक फैलती है, जिससे रिबिट्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले मुझे बॉक्स में डाइवर्जन चाहिए होगी। रॉटमेर कहता है तुम्हें कितना समय चाहिए होगा? रे कहता है बस 5 से 10 मिनट। फिर रॉटमेर भाई जावेद नाम के कैदी से झगड़ा करना शुरू करता है और वह लड़ाई शुरू हो जाती है। वैसे ही वह गार्ड आते हैं और उन्हें ले जाकर बॉक्स में डाल देते हैं। रे बॉक्स में जाने के बाद कैमरे से छुपते हुए रिबिट्स को गर्म करना शुरू करता है। थोड़ी ही देर बाद रिबिट्स बाहर आने लगते हैं। रे एक एक करके पूरे रिबिट्स निकाल लेता है। रिबिट्स निकालने के बाद रे नॉक करके रॉटमेयर को इशारा करता है और एक टिश्यू चबाने लगता है। रॉटमेयर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे मॉनिटर कर रहे लोगों का ध्यान रॉटमेयर की तरफ जाता है। रे टिश्यू मुंह से निकाल कर कैमरे पर लगा देता है। मॉनिटर पर सबकी नजर रॉटमेयर पर होती है। रे वो पैनल उठाता है तो उसे नीचे सीढ़ियां दिखाई देती है। रे फौरन ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। रॉटमेयर अभी भी सबका ध्यान भटका रहा होता है। कंट्रोल रूम में बॉक्स 2 में गड़बड़ी दिखाई देती है तो वो ऑपरेटर कहता है कि बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। रे नीचे उतर कर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू करता है। तभी उसे ऊपर जाते हुए पाइप दिखाई देते हैं। रे उन पर चढ़ना शुरू करता है। वही हॉब्स रॉटमेयर के पास आता है। रॉटमेयर हॉब्स को अपनी बातों में उलझाने लगता है। ऊपर चढ़ते हुए रे से एक केबल टूट जाता है, जिससे वहाँ के पाइप फट जाते हैं और पाइप में से पानी निकलने लगता है। रे ऊपर का दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, तब उसे ये दिखाई देता है। ये जेल यहाँ होती है, मैंने भी ये नहीं सोचा था। ऊपर भी गार्ड्स होते हैं। रे उनसे बचते हुए वापस नीचे उतरने लगता है। वही हॉब्स रॉटमेयर की थोड़ी देर बात सुनने के बाद उसे धमकी देकर चला जाता है। रे नीचे उतरते हुए गिर जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पानी भर जाता है। बॉक्स में भी पानी आने लगता है। हॉब्स कंट्रोल रूम में जाता है। उसका स्टाफ कहता है कुछ गड़बड़ी से लेवल 2 में पानी भरना शुरू हो गया है। हॉब्स उन कैदियों को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। रे और रॉटमेयर के अलावा भी उस बॉक्स में 4 कैदी होते हैं। गार्ड्स एक एक करके सबको निकालने लगते हैं। रे की बारी आने से पहले रे बॉक्स में पहुंचकर पैनल फिट करके उसमें 1-2 रिबिट्स लगा देता है। जैसे ही गार्ड्स उसे बॉक्स से निकालते हैं तो निकलते निकलते रे उस कैमरे पे लगा हुआ टिश्यू निकाल लेता है। रॉटमेयर रे से पूछता है काम हुआ? रे कहता है हाँ। रॉटमेयर कहता है हम कहाँ है? रे कहता है मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, रे ऊपर पहुंचने के बाद समंदर में कूद कर क्यों नहीं भागा? तो इस सवाल का बहुत सीधा ही जवाब है। रे को पता ही नहीं था कि वो दुनिया के कौन से कोने में है। अगर से वो कूद के भागता भी तो कहा जाता, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ विशाल समुद्र ही था। हॉब्स बॉक्स के पास आता है और अपने गार्ड से पूछता है गड़बड़ी कहाँ हुई? गार्ड्स बताता है लेवल 2 बॉक्स 2 के नीचे। हॉब्स कहता है बॉक्स 2 में तो फोटोज बंद था। हॉब्स बॉक्स 2 में देखता है वहाँ रिबिट्स पड़े होते हैं। गार्ड्स कहता है इनमें जंग लगा हुआ है, पानी के प्रेशर ने इन्हें तोड़ कर रख दिया होगा। हॉब्स कहता है शायद। फिर हम हॉब्स और लेस्टर को बात करते हुए देखते हैं। हॉब्स कहता है उसका नाम फोटोस नहीं है, मुझे ये कब पता चलने वाला था। लेस्टर कहता है बहुत से लोग पैसा दे रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये अनब्रेकेबल जेल है। वो है रे ब्रेसलिन, वो भी वहाँ ये साबित करने के लिए है कि वो भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? हॉब्स कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी देख सकते हैं। लेस्टर कहता है बहुत से देश इस पे पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि लेस्टर अब इस जेल को चलाने वालों के लिए काम कर रहा है। हॉब्स कहता है रे यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो लेस्टर कहता है तो उसे तोड़ दो। फिर गार्ड्स रे के सेल में जाकर उसे मारते हैं, उसे सोने नहीं देते, उसे दिन रात मारते हैं, चलते फिरते हर जगह। इस बीच रे की भी हिम्मत जवाब देने लगती है। फिर एक दिन रॉटमेयर रे को हिम्मत देता है और उससे पूछता है तुम इस काम में क्यों आए? रे कहता है मैं एक लॉयर था, मैंने एक मुजरिम को सजा दिलाई, उसने कसम खाई कि वो मुझसे बदला लेगा। 3 साल तक उसने जेल से भागने की प्लानिंग की और जेल से बाहर आने के बाद उसने मुझसे बदला लिया। रॉटमेयर कहता है लेकिन तुम तो जिंदा हो। तो रे कहता है किसी को जान से मारना सबसे आसान तरीका है, उसकी जिंदगी उजाड़ना सबसे बड़ी सजा होती है। रे खुरचते हुए टेबल पे एक पेंटिंग बनाता है। तब हमें पता चलता है कि उस कैदी ने रे की बीवी और बच्चे को मार डाला है। रे कहता है मैं पक्का करना चाहता था कि एक बार जेल के अंदर जाने के बाद कोई कैदी जेल से बाहर ना आ सके।
रॉटमायर कहता है मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी एक बेटी है, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम यही मर सकते हो या यहाँ से मेरे साथ बाहर जा सकते हो और उन लोगों से बदला ले सकते हो जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ डाला है। ये सुनकर रे को हिम्मत आती है और वो अपना काम वापस शुरू करता है। हम रे के ऑफिस को देखते हैं। हर्ष उस जेल के बारे में पता लगा लेता है। गेल से कहता है कहीं हो सकता है तो यहाँ हो सकता है। गेल कहती है यहाँ मतलब कहाँ? तो हर्ष कहता है यही तो नहीं पता कि ये जेल कहाँ है। एक दिन कॉरिडोर में रे रॉटमायर से कहता है हम समुद्र के बीच में एक शिप में हैं। रॉटमायर कहता है हम शिप में होते तो हमें पता चल जाता। रे कहता है ये शिप 300 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा है और स्टेबलाइजर के साथ हमें कभी पता नहीं चलेगा। ये गार्ड अपनी शिफ्ट कभी भी बदल लेते हैं और एक जैसा दिखने की वजह से शिप कब चेंज हुई ये बताना भी मुश्किल होता है। तब रे और रॉटमायर गार्ड्स के हाव भाव, चलने के तरीके से उनका पता लगाते हैं और रूटीन समझ लेते हैं। रूटीन के बाद उन्हें अपनी लोकेशन का पता लगाना था। उसके लिए दूसरे दिन रॉटमायर रे को एक घाव मारता है और उसे गार्ड्स इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। रे उसे डॉक्टर बनने के बाद लोगों की मदद करने की कसम याद दिलाता है। कहता है तुम जो यहाँ कर रहे हो वो गलत है। डॉक्टर कहता है तुम मुझसे चाहते क्या हो? रे पूछता है हम कहाँ हैं? डॉक्टर कुछ जवाब नहीं देता। डॉक्टर रे के जख्म पे टाका लगाने के लिए जैसे ही पहली सुई लगाता है, रे दर्द का नाटक करते हुए दूसरे टेबल पे पलट जाता है और वहाँ से कुछ चीजें चुरा लेता है। गार्ड्स आकर उसे वापस लिटाते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि रे नाटक कर रहा था क्योंकि वहाँ पेन किलर देना मना था। वापस आने पर रॉटमायर कहता है वो माना? रे कहता है नहीं। रॉटमायर कहता है और मजबूर करो उसे। रे कहता है उसे और मजबूर किया तो वो हमें भगा देगा। और रॉटमायर कहता है अब क्या करें? रे कहता है प्लान बी। अगले दिन रे रॉटमायर से एक पेन लेता है और पीछे वाले आदमी का चश्मा मांगता है। दूसरे दिन रॉटमायर वो चश्मा रे को लाकर देता है। रे डॉक्टर के पास से चुराई हुई चीजों, पेन और चश्मे से एक सस्पेंस बनाकर रॉटमायर को देता है। रॉटमायर कहता है ये क्या है? रे कहता है ये सस्पेंस है। अगर ध्रुव तारे पर पॉइंट करके थोड़ी देर बाद वो दूसरे तारे से कितनी दूर गया ये पता लगा ले तो हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं। रॉटमायर से बात करते समय हॉब्स को कुछ शक होता है। वो गार्ड्स को रे को लाने को भेजता है। गार्ड उसे दूसरे ही सेक्शन में लेकर आते हैं। तब हॉब्स रे को असली नाम से बुलाता है, रे ब्रिसलिन। रे कहता है तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने दो। हॉब्स कहता है तुमने बहुत ब्रिलियंट काम किया है। तुम्हारे काम का मैं रेफरेंस यूज करता हूँ इस जेल को डिजाइन करने में और तुम्हें यहाँ रखने के लिए कुछ लोग बहुत पैसा दे रहे हैं। ये जानने के बाद कि तुम कौन हो मैं तुम्हें किसी से बात करने नहीं दे सकता। रे कहता है मैं तुम्हें विक्टर मैनहेम दे सकता हूँ। तुम रॉटमायर को कभी नहीं तोड़ पाओगे। रॉटमायर मर जाएगा मगर कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। तुम्हें जो चाहिए वो मैं ही दिला सकता हूँ। हॉब्स कहता है मुझे चाहिए विक्टर मैनहेम और उसका पूरा नेटवर्क, नाम, लोकेशन, इस वक्त कहाँ है, ये सब इन्फॉर्मेशन दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। रे कहता है मुझे मंजूर है। वहाँ से आने के बाद रॉटमायर पूछता है क्या हुआ? रे उसके कान में कहता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। फिर हॉब्स को उलझाने के लिए रे झूठी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है और साथ ही रॉटमायर को वो सस्पेंस देकर कहता है कि ये जावेद को दे दो और इसे कैसा यूज करते हैं ये सिखाओ। रॉटमायर कहता है जावेद को क्यों? रे कहता है वो उस पर कभी शक नहीं करेंगे और क्यों शक नहीं करेंगे वो हमें आगे पता चलता है। फिर रॉटमायर जावेद के पास जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? अगले सीन में हम जावेद को हॉब्स के सामने देखते हैं। जावेद कहता है वो लोग भागने का प्लान बना रहे हैं। हॉब्स कहता है कौन और कब? जावेद कहता है मुझे थोड़ा सा पता है। हॉब्स कहता है जो भी जानते हो बताओ। जावेद बोलता है पहले मुझे जो चाहिए वो दो। हॉब्स हंसने लगता है और कहता है तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें यहाँ रखने के लिए बहुत पैसा दिया है, तुम्हारी आजादी के अलावा और तुम्हें क्या चाहिए? जावेद कहता है तुम्हारे गार्ड मुझे और मेरे लोगों को अकेला छोड़ दे। मुझे मेरे सेल में कुरान चाहिए और मैं अपनी रात की नमाज खुले आसमान के नीचे पढ़ना चाहता हूँ। अगले सीन में हम जावेद को छत पर देखते हैं। गार्ड चलते हुए उस पर नजर रखते हैं। जावेद रात की नमाज पढ़ने का नाटक करते हुए वो सस्पेंस यूज करता है और अगले दिन रॉटमायर को लाकर देता है। रे उस सस्पेंस को देखकर कहता है 30 डिग्री 22 मिनट। हम हॉर्स लैटिट्यूड पर है। रॉटमायर कहता है उत्तर या दक्षिण। रे कमोड का पानी अंदर जाने के तरीके से कहता है हम उत्तर में है। रॉटमायर कहता है हमारी लोकेशन क्या है? रे कहता है कल नए कैदी को लाए थे, उसने कहा कि ये 20 नवंबर है। हमें समुद्र की गर्म हवा 20 नवंबर में मिलती है। अगर नई गुप्त जेल पानी पर बनानी हो तो उस जगह तुम खराब मौसम से बचना चाहते हो तो तुम कैरेबियन और पैसिफिक समुद्र से दूर रहना चाहोगे। जहाँ तक मेरा अंदाजा है हम मोरक्को के तट से ज्यादा दूर नहीं है। रॉटमायर कहता है बस ये अंदाजा है। रे कहता है इंटरनेशनल बॉर्डर, शांत समंदर, सप्लाई के लिए लैंड नजदीक, पढ़ा लिखा अंदाजा। रॉटमायर कहता है मैं मोरक्को में एक आदमी को जानता हूँ। रे कहता है तो वो तुम्हें आकर ले जाएगा? रॉटमायर कहता है वो जरूर आएगा। रे कहता है बाहर मैसेज भेजने का एक ही रास्ता है, वो डॉक्टर। रे तबियत खराब होने का बहाना बना के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को कहता है हॉब्स के ऑफिस में किताब है, उसके 88 पेज नंबर को ध्यान से पढ़ना। डॉक्टर रे को वापस भिजवा देता है। उस किताब में डॉक्टर की कसम लिखी होती है। दूसरे दिन डॉक्टर रे को बुलवाता है। कुछ देर बात करने के बाद वो रे को कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बाहर निकलने के बाद रे रॉटमायर को कहता है डॉक्टर मान गया। फिर हॉब्स को रे विक्टर मैनहेम की एक नकली लोकेशन देता है। इसके बाद उनके पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे होते हैं क्योंकि 24 घंटे में हॉब्स को पता चल जाएगा कि रे ने नकली लोकेशन दी है। फिर जावेद हॉब्स के पास जाता है और उसे रे का नाम बताता है कि रे प्लान बना रहा है जेल से भागने का।
कैदियों के सोने के समय हॉब्स रे पर नजर रखता है। रे सेल की कांच में नॉक कर रहा होता है। वो नॉक सुनने के बाद हॉब्स रे की किताब निकालता है। ये एक टैप कोड होता है। वही डॉक्टर भी किसी को जेल का लोकेशन और समय सीक्रेट मैसेज में मेल करता है। हॉब्स वो टैप कोड को डिकोड करता है। हॉब्स रे की दिन भर की सीसीटीवी फुटेज देखता है। रे 4:15 बजे एक हसन नाम के कैदी से बात कर रहा होता है। हॉब्स कहता है रे कल 4:15 बजे हसन से जेल ब्रीथ शुरू करवाएगा, सेल ब्लॉक सी में। हॉब्स अपने पूरे कैदी को ब्लॉक सी में भेज देता है और हसन को भी बंद करवा देता है। ये भी रे का एक प्लान होता है हॉब्स को गुमराह करने का। दूसरे दिन जैसे ही वो तीनों कॉरिडोर में आते हैं, वहाँ बस 2 ही गार्ड्स होते हैं और जेल ब्रीथ जावेद शुरू करता है। वो जाकर एक आदमी से झगड़ा करने लगता है और देखते ही देखते पूरे कैदी आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर हॉब्स कहता है जेल ब्रिज ब्लॉक सी में नहीं, ब्लॉक बी में होने वाली है। हॉब्स पूरे गार्ड्स को ब्लॉक बी में जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन गार्ड्स के वहाँ पहुँचने से पहले ही रे, रोटमायर और जावेद वो दोनों गार्ड्स को मारकर और उनकी गन छीनकर कॉरिडोर से निकल जाते हैं। उन्हें 5 बजे शिप के ऊपर पहुँचना होता है। रे गार्ड्स की घड़ी भी ले लेता है, तभी उनके पास 11 मिनट होते हैं। वहाँ कॉरिडोर में कैदी आधे गार्ड्स को मार देते हैं। एक जगह रे सीसीटीवी कैमरे को खोलकर वहाँ के पूरे कैमरे को ब्लॉक कर देता है। फिर वो तीनों ऊपर का रास्ता ढूंढने लगते हैं। रे को एक सीढ़ी दिखती है। रे ऊपर चढ़ता है, लेकिन उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही हॉब्स पूरे एग्जिट डोर को ब्लॉक कर देता है। हॉब्स उन्हें शिप के अंदर ही फंसा देता है। तीनों भी दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, मगर हॉब्स उनके ऊपर मोशन डिटेक्टर से नजर रख रहा होता है और गार्ड्स को उन्हें वापस लाने भेजता है। अब सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं। बाहर एक हेलीकॉप्टर जेल की तरफ आ रहा होता है। दूसरा रास्ता ढूंढते समय अचानक ही गार्ड्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो तीनों उससे बचते हुए एक जगह जाकर वहाँ का गेट बंद कर देते हैं, लेकिन एक गोली जावेद को लग जाती है। उसी जगह ऊपर जाने की सीढ़ी भी होती है। रोटमायर कहता है उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? रे अपने आसपास देखता है तो उसे मोशन डिटेक्टर्स डिवाइस दिखता है। रे उसे भी खराब कर देता है। अब हॉब्स नहीं देख पाता कि वो कहाँ है। रे उन दोनों से कहता है तुम इस सीढ़ी से ऊपर चले जाओ, मैं इंजन रूम में जाकर पावर ऑफ कर दूंगा। बैकअप पावर आने तक सिर्फ 6 सेकंड मिलेंगे, इतने टाइम में तुम दरवाजा खोल लेना। रोटमायर कहता है तुम 5 बजे तक डेक पर कैसे आओगे? रे कहता है प्लान बी। रे जावेद को अपनी गन देकर चला जाता है। रोटमायर जावेद को चलने बोलता है। जावेद कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे उठाकर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। जावेद रोटमायर की भी गन ले लेता है और उसे सीढ़ी के ऊपर भेज देता है और खुदा से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। रोटमायर ठीक उसके ऊपर होता है। जैसे ही गार्ड्स गेट तोड़कर दोनों तरफ से आते हैं, जावेद दोनों हाथों से उन पर गोलियां चलाकर कई गार्ड्स को मार देता है, लेकिन गार्ड्स ज्यादा होते हैं। गार्ड जावेद को और ज्यादा गोलियां मार देते हैं। वहीं रे इंजन रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ वो गार्ड आता है जो उसे मारा करता था। वो रे पर हमला कर देता है। थोड़ी लड़ाई करने के बाद रे उसे सीढ़ियों से उल्टा गिरा देता है, जिससे वो गार्ड्स वही मर जाता है। वहीं जावेद में थोड़ी जान रहती है। इतनी गोलियां लगने के बाद भी वहाँ हॉब्स आता है और जावेद को आखिरी गोली मार देता है, जिससे जावेद की मौत हो जाती है। जावेद के मरने से मुझे काफी दुख हुआ था, उसे भी बचकर निकलना था। रे इंजन रूम में जाता है। वहाँ वो पूरे शिप की पावर बंद कर देता है, जिससे पूरे लॉक खुल जाते हैं। रोटमायर दरवाजा खोलकर डेक पर पहुंच जाता है। उसी समय वहाँ हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है और वहाँ वो ऊपर के गार्ड्स पर फायर करते हुए वहाँ लैंड करता है। रोटमायर भी बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ने लगता है। रोटमायर के पीछे जेल के गार्ड्स होते हैं। रोटमायर के लोग और गार्ड्स के बीच में फायरिंग होने लगती है। वहीं नीचे रे इंजन रूम से बाहर एक बहुत बड़े टैंक में छिप जाता है। वहाँ हॉब्स भी पहुँचता है, अपने गार्ड्स को शूट टू किल का ऑर्डर देता है। वहीं ऊपर रोटमायर गार्ड्स की गोलियों से बचते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर हेलीकॉप्टर की मशीन गन उठाता है और ये मेरा इस मूवी का फेवरेट सीन था। शिप के अंदर हॉब्स रे को ढूंढते हुए उसकी बीवी और बच्चे का नाम लेकर उसे उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन रे बाहर नहीं आता। तभी 5 बज जाते हैं। ऊपर और ज्यादा गार्ड्स आने की वजह से रोटमायर और उसके साथी हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करते हैं। ठीक उसी समय शिप का पावर भी आता है और उस टैंक में पानी भरने लगता है। हॉब्स भी उस टैंक को देख लेता है, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। वो टैंक जैसे ही पूरा भरता है, वैसे ही वो टैंक रे को पानी के साथ शिप से बाहर फेंक देता है। वो टैंक शिप का स्टेबिलाईजर टैंक होता है। हॉब्स भी भागते हुए बाहर जाता है। रे तैरते हुए पानी के ऊपर आता है। रोटमायर रे को देख लेता है और रे की तरफ सीढ़ी फेंकता है। रे सीढ़ी चढ़ ही रहा होता है, तभी शिप के ऊपर से हॉब्स रे, रोटमायर और हेलीकॉप्टर पर गोली चलाता है, जिसमें से एक गोली रोटमायर को छूकर निकलती है। रे रोटमायर से गन मांगता है। रोटमायर रे को ऊपर से गन देता है। तब तक हॉब्स की गोलियां खत्म हो जाती है। रे गन चलाता है, मगर वो हॉब्स को गोली नहीं मारता। हॉब्स के नीचे रखे हुए फ्यूल के ड्रम्स पे मारता है, जिससे फ्यूल बहता है। फिर वो आखिरी गोली चलाता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और हॉब्स का ये हाल होता है। रे और रोटमायर वहां से निकल जाते हैं।
हेलीकॉप्टर उन्हें किनारे पर छोड़ता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कार आती है, उसमें से वही CIA वकील उतरती है। रॉटमायर कहता है ये मेरी बेटी है। फिर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। ये लड़की जेसिका CIA में काम करती है। दरअसल रॉटमायर ही विक्टर मैनहेम होता है। उसके पकड़े जाने पर उसने अपना नाम रॉटमायर रख लिया। फिर जेसिका रेस्टर के जरिए रे से मिली और उसके हाँ कहने पर उसने जो रे को नाम दिया था एंथोनी पोर्टोस, ये नाम भी एक डिकोडेड मैसेज था। जब हॉब्स ने माइक में पोर्टोस नाम लिया तो मैनहेम ही उसका नाम सुन रहा था। मैनहेम ने रे से मिलकर उससे दोस्ती की और रे को शक भी नहीं हुआ। लेकिन मैनहेम के बारे में छोड़कर लेस्टर को सब पता था। लेकिन बाद में उसने जेसिका का साथ छोड़कर उस जेल के ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिला लिया। लेस्टर को लगा था रे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जेसिका बताती है कि लेस्टर को पता था कि तुम कहाँ हो और उसने ही गार्ड्स को बताया था कि रे को GPS से इंजेक्ट किया जाता है कोई भी जेल में जाने से पहले। फिर हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। रे को लेने के लिए गेल आती है। रे के हाथ में हम एक न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसमें इस जेल की खबर छपी होती है। इसका मतलब अब इस जेल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है। गेल रे को बताती है लेस्टर को CEO की नौकरी ऑफर हुई थी इस पूरे प्रोग्राम को चलाने में जहाँ तुम्हें भेजा गया था, और साथ में $5 मिलियन की सैलरी भी। रे पूछता है उसका पता लगाया? गेल कहती है प्लान रनिंग में है। लेस्टर मियामी में एक बिल्डिंग से निकलकर कार में कहीं जाने निकलता है, लेकिन कार में पहले से ही हश रहता है। वो उसे बेहोश करता है और लेस्टर की जब आँख खुलती है तो वो अपनी कार में किसी अंधेरे कमरे में कैद होता है। और जब कैमरा जूम आउट होता है तो हमें पता चलता है लेस्टर किसी कंटेनर में एक कार्गो शिप में बंद है। गेल को हश का मैसेज आता है, काम हो गया। मूवी के आखिरी सीन में हम रे और गेल को प्लेन की तरफ जाते हुए देखते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसे ही और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।